हेलो सभी को नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जहां से 10 क्वेश्चंस आते हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और टॉपिक का नाम है अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 को पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे लास्ट में कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस अमेंडमेंट टॉपिक की बात करूं तो हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 368 इससे डील करता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है जो कानून है जो लॉ है वो डायनामिक नेचर का होता है। वो डायनामिक होता है, वो स्टैटिक नहीं होता। वो कैसा होता है? डायनामिक। डायनामिक मतलब जो चेंज हो सकता है। अब आप देखो आज जो हमारे देश में सोसाइटी है क्या वो आज से 50 साल पहले वाली सोसाइटी जैसी ही है या डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है। मतलब सोसाइटी चेंज होती है। जब सोसाइटी चेंज होती है तो कानून को भी सोसाइटी के अनुसार चेंज करना पड़ता है। अगर आप कानून चेंज नहीं करोगे सोसाइटी के साथ साथ, जैसे सोसाइटी चेंज होती है कानून ओल्ड ही होगा तो वो कानून जो है वो गवर्नेंस क्लियरली नहीं कर पाएगा, वो लोगों को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सोसाइटी क्योंकि चेंज होती है तो कानून को भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। अब जो चेंज लाया जाता है वो या तो एडिशन के माध्यम से लाया जाता है। एडिशन मतलब कोई नई चीज ऐड कर दे आप कानून में तो वो चेंज ही होगा, वो अमेंडमेंट ही होगी एक तरह से। या वेरिएशन के माध्यम से लाया जाता है। वेरिएशन का मतलब होता है वेरी करना, किसी चीज को चेंज करना। कोई आर्टिकल कोई सेक्शन में आपने वेरी कर दिया तो वो भी आपका अमेंडमेंट हुआ। या रिपील का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, डिलीट कर देना वहां से। तो इन तीनों प्रकार से आप संविधान को अमेंड कर सकते हो। आप वेरिएशन के माध्यम से, एडिशन के माध्यम से या रिपील के माध्यम से संविधान को चेंज कर सकते हो। ये पार्लियामेंट के पास ही पावर है। केवल हमारे भारत के संविधान को चेंज करने की पावर हमारे देश की संसद के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है। और ये जो अमेंडमेंट होती है ये 3 प्रकार से हो सकती है। संविधान को चेंज करना है तो कितने प्रकार से चेंज हो सकता है संविधान? या तो बाय सिंपल मेजोरिटी, या तो बाय स्पेशल मेजोरिटी, या तो स्पेशल मेजोरिटी तो है ही है प्लस साथ में हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसेंट। हमारे भारत के संविधान में कुछ चीजें हमारी फेडरल नेचर की हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको चेंज करना होगा तो आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ बाकी स्टेट से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। 50% एमएलए भी साइन करेंगे तब चेंज होगा। तो 3 प्रकार से संविधान चेंज हो सकता है। बाय सिंपल मेजोरिटी जिसका मतलब क्या है, जितने भी मेंबर है हाउस के टोटल मेंबर में जो लोग प्रेजेंट हैं जिस दिन बहस हो रही है अमेंडमेंट को लेके, किसी बिल को लेके, अगर प्रेजेंट मेंबर में 50% लोगों ने +1, 50% से ज्यादा मतलब लोगों ने यस कर दी तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट पास हो जाती है। मान लीजिए लोकसभा में 500 जैसे 43 लोग हैं, 543 में से किसी दिन सदन में 200 लोग आए थे जिस दिन अमेंडमेंट पास करनी थी। तो 200 लोगों में से अगर 101 एमपीज ने बोल दिया कि अमेंडमेंट होनी चाहिए तो संविधान अमेंड हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी को देखा जाए तो कुछ संविधान के आर्टिकल्स जैसे स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करना, स्टेट की बाउंड्रीज को बढ़ाना घटाना, स्टेट के नाम चेंज करना, ऐसा काम, या न्यू स्टेट क्रिएट करना, ऐसे काम सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है
2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी, किसकी 2/3 मेजोरिटी? जो मेंबर प्रेजेंट हैं, जो मेंबर वोट देने आए हुए हैं, उनके 2/3 मेजोरिटी और यस कर दे तो ये स्पेशल मेजोरिटी होती है। प्लस 2/3 मेजोरिटी तो होगी, प्लस जो 2/3 मेजोरिटी जो आंसर आएगा, 2/3 मेजोरिटी जो फेवर में होगी मतलब प्रेजेंट की, उस वो 50% से ज्यादा होनी चाहिए टोटल स्ट्रेंथ के हाउस की। देखिए लोकसभा में 545 लोग हैं, 545 लोग हैं, तो 545 मान लो किसी दिन 300 लोग सदन में आए हैं, 300 लोग, तो जो 300 लोग सदन में आए हुए हैं उनका 2/3 कितना बनता है? 2/3 वो निकालना पड़ेगा, वो बनेगा आपका 200, है ना। 200 लोग कम से कम यस करें, लेकिन इसी से बात नहीं बनेगी। प्लस जो टोटल स्ट्रेंथ है 543, अब तो 543, उसके 50% से ज्यादा लोग भी होने चाहिए, वो संख्या जो यस कर रही है। मान लो 543 में 300 आए, 300 में से 290 लोगों ने यस कर दी कि ठीक है अमेंडमेंट होनी चाहिए। 290 लोग, 300 का 2/3 200 हुआ, 200 लोग चाहिए कम से कम हमें, 290 लोगों ने फेवर में वोट किया है, पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। 290 जो लोग हैं जो यस करने वाले हैं, वो टोटल स्ट्रेंथ का क्या 50% से ज्यादा है? बिल्कुल है। टोटल स्ट्रेंथ 543 है, इसका 50% कितना बनता है? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 273, 271 मान लो आप, 271 से ज्यादा 290 है, 271 से ज्यादा तो है 290। दोनों कंडीशन पूरी होगी, वन भी दूसरी भी, जब दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो समझ लेना सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी संविधान की। और तीसरा है हमारा स्पेशल मेजोरिटी तो होगी प्लस इंडिया के टोटल जो एमएलए है उनके 50% भी यस करें साथ में, तब अमेंडमेंट होगी। ये फेडरल मैटर्स को लेके जब अमेंडमेंट करनी हो, हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर चेंज करना है, उसको लेके अमेंडमेंट लानी है, तो ऐसी अमेंडमेंट यहाँ के माध्यम से होती है। फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को चेंज करना है स्पेशल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल सा, आपको इंट्रोडक्शन सारा पता चल गया अमेंडमेंट के बारे में, होता क्या अमेंडमेंट और क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का होता है, बेसिक आपका सारा क्लियर हो गया। अब मैं कुछ एक अमेंडमेंट्स बताऊंगा जो टाइम टू टाइम हमारे भारत के संविधान में लाई गई हैं पार्लियामेंट के जरिए, और वहीं से क्वेश्चन लास्ट में पूछे गए हैं। तो आइए अब कुछ एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, संविधान में बड़ी स्टार्टिंग से बड़ी जल्दी ही चेंज लाने की जरूरत महसूस हो गई। सबसे पहले 1951 में पहली अमेंडमेंट लाई गई, और इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस को ला सकती है सरकार, ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया कि भाई जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन लाई जा सकती है। 9th शेड्यूल भारत के संविधान में ऐड करी गई। जब संविधान बना था तो शेड्यूल की संख्या थी टोटल 8 शेड्यूल। 9वीं शेड्यूल आपकी आई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, फिर 10वीं आई बाद में 1952 के अराउंड, नहीं 1985 के अराउंड, फिर 11th आई 1993, फिर 12th आई 1994 में, ऐसे करके शेड्यूल जब 12 हैं, स्टार्टिंग में 8 थी, 9th शेड्यूल पहली अमेंडमेंट के जरिए आई थी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 जो है, जो हमें बात करता है, हमें कुछ एक फ्रीडम्स देता है, उसमें 3 प्रकार की लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शंस ऐड करी गई। एक पब्लिक ऑर्डर, एक फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, एक इनसाइटमेंट ऑफेंस। बेसिकली आर्टिकल 19(1) का जो ए है, जो बात करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसमें ये 3 नए एक्सेप्शंस या 3 नई लिमिटेशंस बोल सकते हो, एक्सेप्शन बोल सकते हो, ये ऐड करी गई। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स एंड इनसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। उसके बाद ये फर्स्ट अमेंडमेंट में जो चेंजेस आए वो हैं। उसके बाद 7th जो मैं मेन अमेंडमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, 7th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। इसमें क्या किया गया, इसमें प्रोविजन बनाया गया कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। आज हमारे देश में पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। यूनियन टेरिटरीज 2 या 2 से ज्यादा स्टेट या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरीज, इनके लिए कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसा प्रोविजन 1956 में भारत के संविधान में ऐड किया गया था। उसके बाद पहले हमारे जो स्टेट्स थे वो क्लासेस में डिवाइड थे, ए क्लास, बी क्लास स्टेट, सी क्लास, डी क्लास। तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसको एबोलिश कर दिया गया इस 1956 की अमेंडमेंट के जरिए। उसके बाद नाइन्थ अमेंडमेंट 1960 में हुई थी और 1960 में बेसिकली क्या किया गया था इस अमेंडमेंट के जरिए, जो रीबेरुवरी यूनियन पार्ट था इंडिया का वेस्ट बंगाल में, उसको इंडिया से हटा के पाकिस्तान को दिया गया था। सेशंस ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ बेरुबरी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से ही जो हमारी इंडिया में वेस्ट बंगाल में रीबेरुबरी यूनियन पार्ट था उसको पाकिस्तान को दिया गया था। उसके बाद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 में आया। इसके जरिए क्या किया गया, दादरा नगर एंड हवेली को हमारी यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में शामिल किया गया। 12वीं अमेंडमेंट 1962 में हुई। इसके जरिए गोवा, दमन एंड दीव को इंडिया की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर हमारा 14th अमेंडमेंट हुआ 1962 में, पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में एक पौंडीचेरी है, दूसरा दिल्ली है जिसका अपना लेजिस्लेचर भी है। यूटी तो वो है, यूनियन टेरिटरी वो है, यूनियन ही सेंट्री उसको कंट्रोल करती है, पर दिल्ली और पौंडीचेरी का अपना लेजिस्लेचर भी है, अपने एमएलए भी हैं, अपनी गवर्नमेंट है। 26वीं अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया और इस अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, जो प्रीवी पर्सेस दिए जाते थे प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं महाराजाओं को पहले जमाने में, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने एबोलिश कर दिया। अब किसी भी प्रकार के जो प्रीवी पर्स थे किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाने लगी। 34th अमेंडमेंट एक्ट 1972 में आया। इसके जरिए लोकसभा की सीट 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। 35वां अमेंडमेंट 1975 में आया और सिक्किम को इंडिया का फुल फ्लेज राज्य घोषित किया गया, बनाया गया। इंडिया में सिक्किम को शामिल किया गया। 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 1976 में हुआ ना, 1976 में आया, 1976 में आया। इसके जरिए क्या किया गया, पहली बात, इस संवैधानिक संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपको बेयर एक्ट्स ले जाना अलाउड होता है, पर जो 19 में एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है कि बेयर एक्ट से क्वेश्चन कम आए हैं, क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम कंसेप्ट से आए हुए हैं। ये अमेंडमेंट्स कहां से ढूंढते रहोगे? ये जो चेंज या रिट्स मैंने पहले टॉपिक में करवाई थी आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पक्का पढ़ना। वो रिट कहाँ मिलेंगी आपको? कहीं संविधान में नहीं मिलेंगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ नहीं, 50% क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है। अगर केवल और केवल आप बेयर एक्ट लेकर जाओगे पेपर पास नहीं कर पाओगे। कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज नीडेड, इज वेरी मच नीडेड। I tell you, it is very very important to have a concept clarity. Don't think so कि हम लोग ऐसे कर लेंगे, बेयर एक्ट से हो जाएगा, नहीं होगा भाई, मैं साफ साफ बता रहा हूं। तो आप ये जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आई, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। इस अमेंडमेंट के माध्यम से ही जो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, इसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था।
भारत के संविधान में 3 लिस्ट है। अगर आप 7th शेड्यूल पढ़ोगे, 7th शेड्यूल, भारत के संविधान में टोटल 12 शेड्यूल है। पहली शेड्यूल 9th शेड्यूल तो आपको पता है पहले अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुई थी। तो जो हमारी 7th शेड्यूल है, शुरू से स्टार्टिंग से हमारे भारत के संविधान में है, उसमें 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 है, 2 है, 3 है। लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 3 कनकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में यूनियन के मैटर्स, जिन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है वो दिए हैं। स्टेट लिस्ट में वो मैटर जिनमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कनकरेंट लिस्ट में सेंट्रल स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट के जरिए जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, इनको स्टेट लिस्ट से हटाकर क्रिमिनल लिस्ट में ऐड किया गया था। इसके अलावा हमारी जो 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में, वो भी इसी अमेंडमेंट के जरिए ऐड करी गई थी। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी कुछ एक अमेंडमेंट्स और पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 1985 में, और इस 1985 के अमेंडमेंट के जरिए हमारे भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में संविधान बना 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्स थी। 9वीं शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए ऐड करी गई थी, और 10वीं शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 के जरिए ऐड करी गई थी। ये डील करती है एंटी डिफेक्शन लॉ से, और यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के जरिए आया। 61st अमेंडमेंट 1989, 61वीं अमेंडमेंट के जरिए क्या हुआ था, वोट डालने की एज 21 साल से कम करके 18 साल करी गई थी। पहले वोट डालने का जो अधिकार था वो 21 साल तक या 21 साल या उससे ज्यादा की एज के पर्सन के पास होता था। अब 18 साल तक अगर आपकी एज हो गई, 18 साल से ज्यादा की उम्र है, तो आप वोट डाल सकते हो। 58वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1987 में हुआ था, ये आप यहाँ पे लिख लें पीछे, है ना। 58 पहले आएगा। तो इसके जरिए आर्टिकल 394A ऐड किया गया, और ये जो आर्टिकल था, ये आर्टिकल बेसिकली प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट साहब कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन हिंदी में कर सकते हैं। मतलब इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे संविधान को पब्लिश कर हिंदी में पब्लिश किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया था। उसके बाद 69th जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की 1991 में, इसके जरिए दिल्ली को स्पेशल यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली इसको बोला गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के जरिए पंचायती राज सिस्टम को भारत के संविधान में ऐड किया गया। पार्ट 9 ऐड किया गया, 11th शेड्यूल ऐड करी गई। बिल्कुल सिंपल है। पहले 8 शेड्यूल थी, 9वीं शेड्यूल पहली अमेंडमेंट के जरिए, 10वीं शेड्यूल 52वां 52nd अमेंडमेंट के जरिए, और ये जो अगली शेड्यूल है 11वीं शेड्यूल, ये 73वीं अमेंडमेंट के जरिए, और 74वीं अमेंडमेंट के जरिए जो आपकी वो 12वीं शेड्यूल ऐड करी गई थी। और अभी भारत के संविधान में 12 शेड्यूल्स ही हैं। जो 74th अमेंडमेंट थी म्युनिसिपैलिटी से डील करती थी। जो पार्ट इसका था वो पार्ट इसका 9A था, इसका पार्ट जो था पार्ट 9 था, इसका 9A था। देखिए स्टूडेंट्स, संविधान, ये जो संविधान हम पढ़ रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, मेक श्योर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ये तो अभी मैं अमेंडमेंट का टॉपिक करवा रहा हूँ, इसमें केस लॉज, इसमें आपके जितने भी मतलब फंडामेंटल राइट्स हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, डीप आपको आना चाहिए, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। केवल बेयर एक्ट के सहारे बैठ के पेपर पास नहीं होगा। आप हमसे हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोर्स बना हुआ है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिटेल्ड स्टडी के साथ। आप उसको बाय करने के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए 9814922276 और 9816634276। हमारे पास डिटेल्ड कोर्स है इसका, हमारे पास इसका थोड़ा शॉर्ट कोर्स भी है। आप कोई भी कोर्स हमसे बाय कर सकते हैं। डिटेल्ड वाला कोर्स लेंगे तो शॉर्ट वाला साथ में इन एडिशन फ्री मिलता है।
आपकी तैयारी ट्रैक में लाने के लिए आप हमसे जुड़िए। आप एक बार मौका देंगे हमें, हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आपको याद रहेगा। तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। अपनी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए, अपने आप को अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर पूरा दिख नहीं रहा है, मैं नंबर ऊपर लिख देता हूँ, नंबर बोल भी देता हूँ साथ में, 9816492276 एंड 9816634427, ये 2 नंबर है। आई होप अब आपको नंबर दिख रहे होंगे। अब अगली अमेंडमेंट है हमारी 86th अमेंडमेंट, 2002 में हुई थी। 86th अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, बेसिकली हमारे जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A, उसको भारत के संविधान में ऐड किया गया। इसके जरिए एलिमेंट्री एजुकेशन को जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को दी जाती है, उसको कंपलसरी फंडामेंटल राइट बनाया गया कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनका राइट टू एजुकेशन है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई 51A में, 11th, पहले 10 ड्यूटीज थी, अब 11th ड्यूटी ऐड करी गई और इसके जरिए बोला गया कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है जी। 97th अमेंडमेंट आया था 2011 में, इसके जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 101 जो अमेंडमेंट आया था 2016 में, हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। 103वां अमेंडमेंट आया था 2019 में, इसके जरिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी। 106वां अमेंडमेंट आया 2023 में, इसके जरिए वुमेन्स को लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन देने की बात करी गई कि वुमेन्स की रिजर्वेशन अगले 10 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। 54th अमेंडमेंट आया था, उसके जरिए 1986 में क्या किया गया था, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी को इंक्रीज किया गया था। देखिए ये तो होगी कुछ एक अमेंडमेंट्स। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अमेंडमेंट से, उसका उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जरिए आपको एक नॉलेज हो जाएगा। पढ़ना आपने सारा ही है, तभी आपको क्लियरेंस रहेगी, क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकता है क्वेश्चन। जो मैं बताऊंगा PYQ या MCQ वही आएगा ऐसा सर्टेन तो है ही नहीं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा किस संवैधानिक संशोधन के जरिए ये प्रोविजन ऐड किया गया था, 52nd, 56th, 54th, 58th। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये 58th होगा, जिसके जरिए ये बोला गया था आर्टिकल 394A ऐड किया गया था, जिस आर्टिकल में ये बात साफ साफ लिखी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास पावर है कि वो हमारे भारत के संविधान को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनका पब्लिकेशन हिंदी में ट्रांसलेट करवा के कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी अमेंडमेंट है विच इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी सिंपल, आर्टिकल कौन सी अमेंडमेंट जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जानी जाती है, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 9th शेड्यूल वाज एडेड। जो 9वीं शेड्यूल थी वो कब ऐड हुई थी, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, उसके जरिए शेड्यूल 9th आई थी। उसके बाद जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए 10th शेड्यूल आई थी। 73rd अमेंडमेंट के जरिए 11th आई थी। 74th के जरिए 12th आई थी। ये सीक्वेंस है पूरा। पहली शेड्यूल मतलब बोलने का पहली 8 शेड्यूल तो संविधान में पहले से थी। 9वीं शेड्यूल जो आई थी वो पहले अमेंडमेंट के जरिए आई थी, फर्स्ट अमेंडमेंट। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 के जरिए। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 के जरिए। 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट 1992 के जरिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट हैज एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी रिसेंटली हुई है, 104 अमेंडमेंट हुई है जिसके जरिए वुमेन्स की रिजर्वेशन को बढ़ा दिया अगले 10 साल के लिए।
SC/ST की रिजर्वेशन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अमेंडमेंट है जिसके माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट हमारे भारत के संविधान में ऐड किया गया? कौन से आर्टिकल में ऐड हुआ? आर्टिकल 51A में। ये पार्ट कौन सा था? पार्ट जो था वो था 4A, पार्ट था 4A। तो कौन सी अमेंडमेंट के जरिए ऐसा किया गया था? ऐसा किया गया था बेसिकली 42nd अमेंडमेंट के जरिए। याद करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चंस, पीछे मैंने सारा पढ़ा दिया है। यहाँ पे ऐसे MCQs पूछे जाते हैं। कुछ एक MCQs और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 97th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1, it introduced the concept of secularism. Number 2, it provides the establishment of cooperative societies. Number 3, it amended the provisions of relating to high court. Number 4, all of the above. तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये बेसिकली हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा ये अमेंडमेंट देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम्बल को सबसे पहले कब अमेंड किया गया था? तो हमने आंसर पहले ही पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए हमारी प्रेम्बल में सबसे पहली बार सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी ये वर्ड्स ऐड किए गए थे और एक ही बार अमेंडमेंट हुई है प्रेम्बल में अभी तक। अभी उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट? GST कैसे आया था? 101st अमेंडमेंट, 122 अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट, 103। तो ये 101 अमेंडमेंट के जरिए आया था, आपको याद रखना है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कब आया था? आर्टिकल 21A में कैसे ऐड हुआ था? किस अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुआ था? दिस इज 86 अमेंडमेंट एक्ट 2006। किस अमेंडमेंट के जरिए जो है वो 10th शेड्यूल भारत के संविधान में ऐड करी गई? भारत के संविधान में 10वीं शेड्यूल किस अमेंडमेंट के जरिए ऐड करी गई थी? तो ये ऐड करी गई थी बेसिकली 52nd अमेंडमेंट के जरिए 10th शेड्यूल 1985 में ऐड करी गई थी। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है अमेंडमेंट को लेकर। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। बने रहें लॉ बिटवीन्स के साथ। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, नोट्स के लिए, लेक्चर्स के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या फिर 9816634276 इस पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।